सो हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप एज यूजुअल आप अच्छा कर रहे हैं। इस समय अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी पॉलिटी PYQ की, दैट वाज बेस्ड ऑन दी जुडिशरी। आज जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है विद स्टेट एग्जीक्यूटिव मींस गवर्नर। तो सबसे पहली बात, तो जब हम यहाँ एग्जीक्यूटिव वर्ड को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बेसिकली डिस्कस करने वाले उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज को, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्लस प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो बेसिकली ये पांच लोग तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। उसके बाद आती है हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हम बात करते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो जो ये 8 टॉपिक हैं, इनसे जो कलेक्टिव क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे आज तक, इंक्लूडिंग CDS, CAPF, UPPCS, मतलब मेजर PCS क्वेश्चंस सब मिला के, आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग अप। एक बच्चा भी अगर फॉलो अप कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, और लेट बिल्कुल नहीं करते। ईच एंड एवरी सिंगल स्टेटमेंट विल बी डिकोडेड ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्डनिंग पावर पे सवाल पूछा गया है। एंड एज वी नो दिस, एज पर आर्टिकल 72, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू और ग्रांट सम पार्डन्स टू एनी पर्सन इन द कंट्री। The exercise of this power by the president can be subjected to the limited judicial review। कह रहा है जब भी प्रेसिडेंट किसी इंसान को पार्डनिंग पावर देते हैं तो उनकी जो जजमेंट होती है या उनकी जो ये पावर है उस पे हम लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू रख सकते हैं। अब कहने का मतलब, मान लो कि अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं, मैंने किसी को ग्रांट पार्डन किया एज पर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे द्वारा दिया गया पार्डन क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर है या नहीं है, अलग डायमेंशन है। ये कह रहा है कि क्या इस पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इस एडवाइस को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना भी यूज कर सकता है। मतलब उसने कहा है कि जब भी प्रेसिडेंट खुद से कुछ करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है स्टेटमेंट, क्या ये पावर डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि यहां बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट किए है। अब अगर आप कंफ्यूज है सर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, देखो एज पर आर्टिकल 74 आपको पता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। ये क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करेंगे किसको, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके पूरा मंत्रिमंडल है वही सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कह रहे हैं बिना, मतलब अपने मंत्रिमंडल से पूछे बिना राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है कौन सा नहीं। लॉजिकली आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है, देखो ध्यान से, कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे हम जुडिशियल रिव्यू रख सकते हैं। अब यहां पे आपको एक केस याद रखना है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस लाइक मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर इप्रू संध्याकर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, रूल्ड दैट while the court cannot look into the merit of the present decision। मतलब कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए जो डिसीजन है उनके मेरिट्स को नहीं देख सकता, बट दे कैन इंटरवीन इफ द डिसीजन इज फाउंड टू बी आर्बिट्री, मेलाफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी और बेस्ड ऑन द कंप्लीटली इररिलेवेंट कंसिडरेशन। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया पार्डन मेलाफाइड है, आर्बिट्री है, बायसनेस भी दिया गया है, तो वहां पे वो इंटरवीन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यस द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर कैन बी अंडर द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सरसाइज दिस पावर इन देयर पर्सनल कैपेसिटी और इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 आई हैव मेंशन यू। तो यस, इसी सेम केस ने ये भी कहा कि भाई प्रेसिडेंट जब भी अपनी पार्डनिंग पावर को यूज करेंगे, सो ही नीड टू कंसल्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट 2 बिकम द इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution of India explicitly mentioned that in certain spheres the governor of state act by his own discretion। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि गवर्नर ऑफ जो स्टेट है
वो अपने डिस्क्रिशन पे कुछ पावर, कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ऑन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब देखो, आपको छोटी सी बात यहां समझनी है, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी एमपी, जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है अपने लेजिस्लेचर के अंदर, तो वो पॉलिसी कानून तब बनती है जब उस पर गवर्नर साइन करता है। गवर्नर को लगता है कि इस चीज में कुछ दिक्कत है, तो या तो बिल को रिजर्व कर लेता है, उस रिजर्व बिल को फॉरवर्ड करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर कंसल्ट कर सके। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो बिना गवर्नर के इंटरवेंशन के डायरेक्टली स्टेट बिल को अपने पास ला सकता है कंसिडरेशन के लिए। तो अब जो मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया, तो डायरेक्टली इसका वोलेशन हो जाएगा। देयर शैल बी अ गवर्नर टू ट्रांसफर द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिकंसिडरेशन। तो बिना गवर्नर के वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है? जी हाँ, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि कौन कौन सी पावर जो है वो किसी गवर्नर के डिस्क्रिशन पे ली जाती हैं। देखो, रिजर्वेशन ऑफ द बिल, प्रेसिडेंट रूल यूनियन टेरिटरी के अंदर, और उसके बाद असम जो है वहां पे कुछ पर्टिकुलर कानून है जो कि गवर्नर के इंटरवेंशन से ही होते हैं। बाकी पॉइंट देखते क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 163(1) of the constitution explicitly state that there shall be a council of minister with the chief minister to aid and advise the governor in exercise of his function, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, but except in so far as he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them with his discretion। मतलब अगर गवर्नर चाहे तो अपने डिस्क्रिशन से कुछ फैसले ले सकता है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, शक्तियां सारी नहीं कुछ। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट से रिलेशन समझ लो, अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा स्टेटमेंट, ये तो आपको समझ आ गया है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 200 कहता है कि एक बिल को रिजर्व करने का राइट किसके पास है? गवर्नर के पास। वही बाद में ट्रांसफर करता है टू द प्रेसिडेंट फॉर दी रिकंसिडरेशन। और यहां पे उसने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इंटरवीन कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगी फॉर योर एग्जाम्स। आगे देखते हैं। With the reference to the Indian polity, consider the following statement। इंडियन पॉलिटी के रेफरेंस में कुछ बातें हमें कंसीडर करनी है जी। The governor of the state is not answerable to any court for exercise of his duties and powers। कह रहे हैं किसी भी स्टेट के गवर्नर के पास, कोई भी स्टेट का गवर्नर आंसरेबल नहीं होता किसी भी कोर्ट में अगर उसने अपनी पावर एंड ड्यूटीज के इस्तेमाल करी हैं जब वो अपने ऑफिस में है। अच्छा स्टेटमेंट है। सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या गवर्नर अपनी इस पावर को, कोई भी पावर को यूज करता है तो उस पर कोई केस बन सकता है कि नहीं। दूसरा, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म। जब गवर्नर अपने टर्म पे होगा तो उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को नहीं लाया जाएगा, ना चलाया जाएगा। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन दी हाउस। देखो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है किसी भी स्टेट में जो असेंबली है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं एमएलए, वो एमएलए अगर सभा के अंदर, हाउस के अंदर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहें, उसको लेके उन पे कोई भी केस नहीं हो सकता। ये वाला स्टेटमेंट है। आई थिंक आप तीनों स्टेटमेंट समझ गए हो कि पहला कह रहा है कि गवर्नर किसी भी कोर्ट के सामने जिम्मेदार नहीं है अगर वो अपने पावर्स पे कुछ भी यूज करता है। दूसरा, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जा सकती जब तक वो अपने टर्म पे है। और दूसरा, एमएलए जो है वो फ्री है अपने असेंबली में कुछ भी बोलने के लिए। प्रिविलेज का नाम सुना होगा आपने, उसी से जुड़ा हुआ ये बात है। देखो, अब यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। तीनों का अपना अपना आर्टिकल है। आर्टिकल 361 सिंपली कहता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ये थोड़ा सा इम्यून है जहां वो आंसरेबल नहीं होते। इट explicitly said that the governor is not answerable to any court for exercise performance of his power and duties in his office or any act done by him in exercise of these powers। मतलब आर्टिकल 361 डायरेक्टली कहता है, ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा, प्रोवाइड कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर को कंप्लीट इम्यूनिटी देते हैं सिविल मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। व्हाटसोएवर शैल इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी केस ड्यूरिंग हिज ऑफिस, से भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा,
आपको प्रिविलेज बोला था मैंने कि देयर इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड देयर आर लेजिस्लेचर प्रिविलेज। तो जो लेजिस्लेचर के अंदर प्रिविलेज मिलती है किसी एमएलए को या किसी एमपी को, तो एमपी जब सभा में कुछ भी बोलता है तो उसको लेके उस पर कोई केस नहीं कर सकता व्हेन इट इज अबाउट द स्पीकिंग आंसर क्वेश्चनिंग विद इन द हाउस। हाउस के बाहर फिर आप डेफमेशन का, हेट स्पीच का, सेडिशन का कोई भी चार्ज लगा सकते हो, बट हाउस के अंदर दैट पर्सन इज इम्यून विद दिस इज राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एमएलए एंड एमपी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़िए, थोड़ा पानी लेके आया जाए। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 356 पढ़ा होगा आपने, जिसमें आप स्टेट इमरजेंसी की बात करते हो। उससे पहले का आर्टिकल है आर्टिकल 355। ये 355 यही बात कहता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो भी स्टेट है उनको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बचाया जाए। अगर वो फेल हो जाती है मशीनरी तो राष्ट्रीय आपातकाल, सॉरी, राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। कह रहा है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब भी कोई स्टेट किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ेगा तो उनको जरूरी नहीं है कि उस इंसान को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए। आर्टिकल 39A जो इंसर्ट किया गया था डीपीएसपी के अंदर, वो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है, और यहां मैं स्टेट का मतलब कलेक्टिवली गवर्नमेंट को रेफर कर रहा हूं। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी इंसान जिसके पास जस्टिस को अचीव करने के लिए बेसिक अमाउंट भी नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड एंड एडवाइस मिलनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि जब भी किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेन किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेन का मतलब ये हो गया, दो तरह से डिटेंशन होता है। आर्टिकल 20 हमें रेफर करता है इस बात को, सॉरी 22 इस बात को रेफर करता है कि अगर किसी इंसान को डिटेन किया गया है तो डिटेंशन दो तरीके से होगा, एक होगा प्यूनिटिव और एक होगा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब यह है जब इसे इंसान को किसी गलत काम करने से रोका जाए, किसी बड़े क्राइम को होने से पहले उसको प्रिवेंट कर देने के लिए जब किसी इंसान को डिटेन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसके हिसाब से मैं बोलूं कि माय नेम इज अभिषेक, मुझे पता लगा कि एक इंसान है मेरे घर के बगल में जो कि 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। अब मुझे पता लग गया, आई हैड गिवन दिस इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, पुलिस हैज रिसर्च डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड इवेंचुअली डिटेन दैट पर्सन, कि भाई 15 अगस्त में इवेंट होने से पहले इस इंसान को डिटेन कर लो। अब यही इंसान के घर वाले गए हरियाणा गवर्नमेंट के पास, तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या इनको अब लीगल एड देगी या नहीं देगी? अगर आपको लगता है नहीं देगी तो ये वही वाली बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल एड काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज बिफोर द पब्लिक कैन नॉट बी यूज इन एविडेंस। पोटा ये कहता है कि सपोज करो एक इंसान को आपने पकड़ लिया, वो एक्यूज्ड है, आप ये कह रहे हो कि उसी ने क्राइम किया है या फिर वो क्राइम करने वाला है, तो उसने पुलिस को अपना एविडेंस दिया, पुलिस को सामने उसने कबूल लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि आई वाज द पर्सन या आई एम पर्सन जो ऐसा करने वाला है। क्या उसके द्वारा बोली गई बात पुलिस कस्टडी में उसको हम एक एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज कर सकते हैं कि नहीं? उसने यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2002, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज इन एविडेंस। पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन को एक एविडेंस के तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। अब ये बात बहुत सी मूवीज में देखा होगा, तो ये बात तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि पुलिस के सामने दी गई कोई भी बात जो होती है उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता एज एन एविडेंस, क्योंकि ये मारपीट के भी जबरदस्ती बुलवा सकते हैं आपसे। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब पहले दूसरे को देखना शुरू करते हो तो पहला दूसरा, अब देखो, अब वहां पॉइंट समझना है कि भाई पहला दूसरा क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बात बिल्कुल सही है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू द पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर, ये भी बिल्कुल सही बात है। किसी इंसान को प्रिवेंटिव में जब डिटेन करोगे तो उसको फ्री लीगल एड नहीं मिलेगा। अब भाई अगर यहाँ फ्री लीगल एड वाली बात खत्म कर देंगे तो इसका मतलब अगर उसने पुलिस को कुछ भी कन्फेस किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ टेररिज्म के चक्कर में, पुलिस को कोई बोली गई बात है, तो उसको एज एन एविडेंस हम यूज कर पाएंगे। बात समझना,
जो नॉर्मल डिटेंशन हो रहा है ना, उसके अंदर हम कह सकते हैं छोटी मोटी बात है तो हम उसको मान नहीं सकते, बट यहाँ टेररिज्म का है। अब इसके लिए एग्जांपल भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो कि जो एक टेररिस्ट था एबीसी, अब एबीसी टेररिस्ट को पुलिस ने पकड़ लिया, और उसने जब पुलिस ने उनको पकड़ा, डिटेन किया, तो उसने बोला कि हाँ जी मैं ही हूं आतंकवादी, जो करना है कर लो। अब क्या उसकी ये बहुत बोली गई बात जो है, क्या इसको अब जुडिशरी के सामने हम एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं? इफ इट इज पीओटीए, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, देन यस इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा। बाकी ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। एज पर दी नॉर्मल, देखो मैंने कहा अंडर द नॉर्मल इंडियन क्रिमिनल लॉ, एविडेंस एक्ट 1872 ऑफ द भारतीय जो भी है आपका, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी यूज इन एविडेंस। तो पुलिस को जो दी गई हमारी वो होती है ना बात, उसको एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एग्जेप्शन है टू द पोटा। हाउएवर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 ये सिग्निफिकेंटली इस बात को कहता है कि भाई ना इस बात को नहीं, अगर पुलिस के सामने आपने कोई भी एविडेंस कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट पुलिस पर्सन कैन यूज इट एज एन एविडेंस। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ये दो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट रहेंगे आपके। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उससे सवाल बनाया गया है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो नॉर्मल आर्टिकल है वो 54 एंड 55 बेसिक पता है। एक राष्ट्रपति कितने साल के लिए गद्दी पे होता है पता है आपको, 5 साल के लिए होता है। उसकी ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है पता है आपको, ठीक है। सैलरीज, अलाउंसेस, सब कुछ आपको आर्टिकल 52 से 61 तक बैक टू बैक रटा होना चाहिए। द मेंबर नॉमिनेटेड टू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, ठीक है, और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू द इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जहां भी ये वर्ड दिखे ना, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करूं तो वो होता है इनडायरेक्ट, जिसको कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है। उस कॉलेज के अंदर केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, हर एक एमएलए 28 स्टेट के, जिन जिन यूनियन टेरिटरी के पास उनकी असेंबली है उनके एमएलए केवल इलेक्टेड, और एमपी लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट, तो यहां पहला वर्ड से बोल दिया नॉमिनेटेड, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये तो गायब हो गया। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वोट। क्या कह रहा है? हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। कह रहा है अगर इलेक्टिव सीट के नंबर ज्यादा है तो एमएलए के वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और इलेक्टिव सीट का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां की पॉपुलेशन 100 है, मान लेते हैं कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, मैंने कहा कि भाई एक असेंबली की सीट 100 थी, तो वहां पे जो एमएलए होंगे उनकी वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब ये कुछ ऐसा रेफर करने की कोशिश कर रहा है, डिस्कस करते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दी ऑफ केरला। कह रहा है जो एमपी का एमएलए होगा उसकी वोट की वैल्यू केरला से ज्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पौंडीचेरी is higher than that Arunachal Pradesh because the ratio of total population to the total number of elective Pondicherry is greater as compared to the Arunachal Pradesh। अब यहां 2 से 4 बातें आपको समझनी है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ समझना नहीं है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 2 से 3 बातों पे आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। पहले तो नॉर्मल कंडीशंस में हम जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं तो आपको पता लग गया कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती कैसे है, उसको भी देखना जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक बात पता है तो ठीक है, अदरवाइज तो काम दिक्कत देगा। अब पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है, और चौथा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो ओनली वन बनता है इसका आंसर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप जरा मुझे ये चेक करके बताना कि एमएलए जो ज्यादा हैं वो एमपी के हैं या फिर केरला के हैं। जितने भी एमएलए की सीट्स होती हैं किसी स्टेट की, डिपेंड करती है उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। ध्यान समझना, बहुत छोटी सी बात नहीं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है कभी कभी ये। मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसकी पॉपुलेशन थी 100 लाख, 100 लाख, हाँ चलो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर
जगह थी जहां की पॉपुलेशन लगा लो 100, ठीक है 100 नहीं, चलो 1 लाख कर दें इसे। एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन थी 1 लाख। अब मान लेते हैं कि एक लाख में मैंने 10 सीटें बना दी। कितनी सीटें बना दी? 10 सीटें बना दी। 10 सीटों का मतलब क्या है कि एक एमएलए जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10,000 को। इसलिए यहाँ पे 10 एमएलए की बात है। अब एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कितनी है। तो हमने कहा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है 1 लाख, और नंबर ऑफ सीट कितनी है? मैंने कहा नंबर ऑफ सीट कितनी है? 100 लगा लेते हैं। तो कट गया, ये कट गया। अब जाहिर सी बात है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी बता रहेगा वो? यहाँ पे 100 लिखा है मैंने। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। जैसे ही किसी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, मान लो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, सपोज करो स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई, वो हो गई भाई 10 लाख, और जो नंबर ऑफ सीट थे वो अभी भी 100 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तब अगर काटोगे तो कितनी होने लग जाएगी? जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वहां सीट भी बढ़ाई जाएगी। और अगर सीट भी बढ़ती है डिलिमिटेशंस के बाद, लेकिन अगर हम कहें किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन थी 1 लाख, वहां पे नंबर ऑफ सीट जो है टोटल एमएलए को मिला के सपोज करो हमने कहा 100 सीटें हैं, तो हमें देखना पड़ेगा एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। उनको कट कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, एक एमएलए की वोट की वैल्यू तो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल नेम याद रखना कि जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लग जाएगी। तो यहाँ पे देखना, हायर द नंबर ऑफ सॉरी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ केरला। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, केरला की पॉपुलेशन कम है, इसलिए केरला के जो एक एमएलए होंगे उनकी वोट की वैल्यू एज कंपेरिजन टू मध्य प्रदेश के ज्यादा होगी। और यहाँ पे उन्होंने इसको उल्टा बोल रखा है कि यहाँ पे एमपी की ज्यादा होगी, नहीं केरला की ज्यादा होगी यहाँ पे। चलिए, consider the following statement: Attorney General of India and the Solicitor General of India are the only officer of India of the government who are allowed to participate in the meeting of the parliament. अब यहाँ पे याद रखना, अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल 105 ये प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 88 में मतलब दो जगह उसको प्रिविलेज मिलते हैं इस बात के कि भाई देखो हमारा अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस का मेंबर है तो नहीं, लेकिन किसी भी हाउस के अंदर बैठ सकता है, डिस्कशन कर सकता है, वोट नहीं कर सकता, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, इवन किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर उसका नाम आया है तो उसके अंदर भी वो बैठ सकता है, बट वोटिंग राइट उसके पास नहीं होती है। बट दिस राइट इज एप्लीकेबल टू द अटॉर्नी जनरल, नॉट टू सॉलिसिटर जनरल। इसलिए सॉलिसिटर को पावर नहीं जाती, हेंस स्टेटमेंट 1 विल बी इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नमेंट विच अपॉइंट एंड हिम। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट को लगता है किसी इंसान के पास सारी काबिलियत है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, तो उसको अपॉइंट करता है एज एन अटॉर्नी जनरल। और वो अटॉर्नी जनरल इज ऑलवेज ऑन द सील एंड द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करता है, वो कभी भी गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। एंड अटॉर्नी जनरल होते कौन है? आपको पता है, अटॉर्नी जनरल आर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ ऑफिसर्स होते हैं अटॉर्नी जनरल। आगे देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी suggested that a minister and the secretary to be designated solely for the pursuing the subject of administrative reform and promoting it। देखो ध्यान से बेटा, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपको बेसिक आइडिया कमिटीज की रिपोर्ट का होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। बट फिर भी समझ लो, जो रिकमेंडेशन यहाँ बोली जा रही है कि बेसिकली क्या, देखो यहाँ पे इस रजिस्टर्ड दैट द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। तो उन्होंने कहा है कि जो भाई मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी होती है उनका जो मेन पर्पस होना चाहिए कि वो प्रशासन के रिफॉर्म्स को और उसको प्रमोट करने की बात करें बस। याद रखना, जो ये रिकमेंडेशन वाली बात बता रहा है, कह रहा है कि ये रिकमेंडेशन एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी के द्वारा नहीं, बल्कि ये रिकमेंडेशन आई थी एआरसी रिपोर्ट फर्स्ट, जो कि हेड थे देसाई साहब। यहां पे लिखा है जो एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी थी, दिस कमेटी वाज टास्क विद द लुकिंग इनटू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए इस कमेटी को रिकमेंड किया गया था, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट। In 1970, Department of Personnel was constituted on the recommendation of the ARC report under the Prime Minister charge। ये बिल्कुल सही बात है। आगे, the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he thinks fit। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कभी भी पार्लियामेंट के सेशंस को समन कर सकता है जब उसको सही लगता है कहीं भी। दूसरा, the Constitution of India provide for the 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। अब देखो यहाँ कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस बात को बोला है कि देयर शैल बी 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर। यहां तक तो ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई देयर शैल बी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, बट एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में 6 महीने के टाइम इतना गैप ना हो। तो वो एक्सप्लिसिटली कहीं ये तो नहीं कहता ना कि 3 सेशन कराओ ही कराओ, वो तो ये कहता है कि भाई पार्लियामेंट का एक सेशन हो गया, उस सेशन के करीबन 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरा सेशन करा लेना चाहिए। तीसरे का मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही कराएं, आप 2 भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये बात भी सही है कि ये बिल्कुल फिक्स है, इस बात को हम नहीं कह सकते कि साल में कितने दिनों के लिए पार्लियामेंट मिलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 3 सेशन है, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, ठीक है जी। तो यहां पे बेसिकली पहला स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। तो हेंस 1 and 3 बिकम द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समर बहुत खतरनाक, ऊपर से एसी ना होना। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम किसी स्टेट के असेंबली की बात कर रहे हैं जी। The governor make a customary address to the member of the state legislature at the commencement of the first session। बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई लेजिस्लेटर पहली बार मिलता है या लोकसभा पहली बार मिलती है, किसी स्टेट की असेंबली पहली बार मिलती है, तो उनको गवर्नर एड्रेस करता है और लोकसभा को हमारे राष्ट्रपति जी एड्रेस कर देते हैं। When the state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule that matter। अब देखो ये वाली बात सही है नहीं, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं कह सकते। कह रहा है जब भी कह रहा है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर के बाद कोई रूल नहीं रहता तो वो लोकसभा के रूल को मानना शुरू कर देती है। तो ये बात समझ लीजिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो अंडर द आर्टिकल 208 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईच हाउस के पास ये पावर होती है कि अपने लिए खुद का रूल बना सकते हैं फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। अब यहां जरूरी नहीं है, जैसे इसने कहा है if a state legislature does not have explicitly rule on specific matter, it does not automatically adopt or follow the Lok Sabha rule। Instead, the Speaker of Assembly or the Chairman has the power to change or create that kind of rules and regulation for the business of the House। तो ये बात याद रखेंगे आप। Next, no criminal proceeding sorry no criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term। ये आप देख चुके हो कि भाई जो हमारे गवर्नर होते हैं इन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती, अपने टर्म पे होते हैं। पहले देख लेता आपने ये, द emoluments and the allowances of the governor of the state shall not be diminished during of his term। ये बिल्कुल सही बात है। जब वो अपने टर्म पे है तो उसकी सैलरी अलाउंस को अगर डिस्कस भी किया जाएगा तो जो अगला गवर्नर आएगा उस अगले गवर्नर पे वो चीजें अप्लाई होंगी, जो करंट रूलिंग गवर्नर है वो उस पे बात लागू नहीं होती, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। गलत। द एग्जीक्यूटिव पावर इज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। ये भी गलत है। सिविल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ये होता है चीफ सेक्रेटरी, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फैक्ट है, इसको बैठा लेना, कोई समझने वाली बात नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से देखा था ना, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास पावर थी, ठीक है, या फिर स्पीकर के पास पावर होती है कि लोकसभा को अच्छे से रन करने के लिए, लोकसभा के लिए बिजनेस एंड कंडक्ट के लिए रूल्स बना सकता है। उसी तरीके से हमारा जो प्रेसिडेंट है
वो रूल बना सकता है कि हमारा जितने भी स्टेट का गवर्नमेंट का काम है ये कैसे अच्छे से चला जाए। तो बिल्कुल सही बात है ये। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गलत है, सारे फैसले प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। दूसरा गलत, पहला सही। Which of the following are the discretionary power to given to the governor of the state? स्टेट गवर्नर को कौन सी पावर डिस्क्रिशन में मिली है ये कह रहा है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही बात है, ये उसके डिस्क्रिशन पे ही है। दूसरा अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, देखो अब ये देखो, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। अपॉइंटिंग द सीएम जो होता है वो भी इसके डिस्क्रिशन पे नहीं है। बात समझना, सीएम को भी गवर्नर जब अपॉइंट करता है तो जो रूलिंग पार्टी का सीएम होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। इन केस अगर कोई भी पार्टी रूल में नहीं आ पाती तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी अपने इच्छा से किसी इंसान को वो सीएम के गद्दी बैठा सकता है, बट दैट पर्सन शैल बी एक्सेप्टेड टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। उसे सभा का मंजूरी या विश्वास अर्जित करना पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम बोले अब मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट करने की बात आती है ना, तो सीएम रिकमेंड करता है, सीएम बोलता है कि जी इनको मिनिस्ट्री बना दो, इनको मिनिस्टर बना दो, इनको मिनिस्टर नहीं बनाना। मिनिस्ट्री को पूरा शफल करना है, किसको कौन से मिनिस्ट्री देनी है, that is not the discretion of governor, that is the power of the chief minister to give the recommendation to the governor so that a person can be appointed as a minister। तो सीएम के पास ये पावर होती है, ना ही गवर्नर के पास। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये इसके डिस्क्रिशन पे नहीं है। रिजर्विंग अ सर्टेन बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अब देखो ये भी बात सही है कि जब प्रेसिडेंट को कोई भी बिल भेजना होता है तो किसी बिल को जब वो रिजर्व करता है तो वो भी उसका खुद का डिस्क्रिशन होता है। उसे कोई कहता नहीं, सीएम कहता नहीं कि इस बिल को रिजर्व कर लो, क्योंकि सीएम की सरकार ने ही उस बिल भेजा है। वो तो गवर्नर खुद का डिस्क्रिशन, उसको लगता है कि नहीं यार ऐसा बिल नहीं होना चाहिए तो उसको रिजर्व कर लेता है ताकि राष्ट्रपति से पूछ सके, तो डिस्क्रिशन पे होता है ये। नेक्स्ट, मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहां पॉइंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, है ना, तो जब प्रेसिडेंट भी ये काम करता है तो प्रेसिडेंट भी अपने पीएम से पूछता है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछता है कि किस तरीके से सरकार का जो बिजनेस अच्छे से चलता रहे। उसी तरीके से यहां भी जब गवर्नर कभी भी कंडक्ट बिजनेस के लिए, रूल्स के लिए हाउस के या फिर सरकार के, तो उस समय वो बेसिकली सीएम के एडवाइस पे काम करता है। तो ये उसके डिस्क्रिशन पे नहीं आता, उसके डिस्क्रिशन पे ये है, उसके डिस्क्रिशन पे ये है। 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। सो ये डिस्क्रिशन पे होगा, ये डिस्क्रिशन पे, ये नॉन डिस्क्रिशन है, ये भी नॉन डिस्क्रिशन है। The Constitution of India provide that all cabinet ministers shall be compulsory the sitting member of the Lok Sabha। देखिए जी, ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो हो वो एमपी होने चाहिए, बट इट इज नॉट रिक्वायर कि जब आपको एमपी रिक्रूट करूं मैं तो आप मिनिस्टर ही हो। बड़ी बार हमने कई बार देखा है सामने कि मिनिस्टर बना दिया गया आपको, मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब आपकी मिनिस्ट्री वैलिड होती है। अदरवाइज 6 महीने में अगर कोई मिनिस्ट्री आप नहीं ऑक्यूपाई कर पाते, सॉरी अगर 6 महीने में किसी हाउस का मेंबर नहीं बन पाते तो आपकी मिनिस्ट्री आपके हाथ छीन ली जाएगी। कहने का मतलब मैं उठा के आपको, जो बच्चा देख रहा है अभी, मैं उठा के आपको अभी मिनिस्टर बना दूं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बना दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपको होम मिनिस्टर बनाऊंगा तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो आप लोकसभा या तो राज्यसभा से किसी एक के मेंबर बन जाओ। अगर नहीं बन पाओगे तो आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। बात समझ गए? तो ये जरूरी नहीं है कि वो बैठा हो, 6 महीने के अंदर गेन करना होता है। द यूनियन गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये बात भी गलत हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के अंदर नहीं, एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन लगातार देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गलत है जी, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव द ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल है, अपीलेट है, एडवाइजरी बच्चा देखो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत है। With a reference to the union government, consider following statement.
मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। Each of the minister is assigned to the ministry by the president of India on the advice of the prime minister, ठीक है जी, दोनों बात सही है। Consider the following statement about the attorney general. He is appointed by the president of India, बिल्कुल सही बात है। He must have the same qualification as required to be the Supreme Court judge, बिल्कुल सही बात है। He must be the member of the House of the Parliament, बिल्कुल गलत बात है। 3 एलिमिनेट कर दो भाई, चौथा ये आंसर हो गया हमारा। He can be removed by the impeachment by the parliament. No, he is on the seal and the pleasure of the president. तो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक आप अटॉर्नी बन के रह सकते हो। Which of the following is not correctly match? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 155 करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि रिमूवल की बात 156 कहता है। यहाँ पे मैंने सारे आर्टिकल मेंशन कर दिए गवर्नर के, आप देखो चाहो तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा। Given below are the two statement. One is labeled as the assertion, ठीक है। According to the Constitution of India, the same person cannot function as the governor of 2 or more states at the same time. गलत। As per the 7th Amendment of Indian Constitution 1956, a person can be governor of 1 or more state at the same time, but a person cannot be governor of the home state. मतलब एक इंसान एक टाइम पे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बट वो अपने खुद के घर के राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल फैक्चुअली सही है, तो पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि कैन नॉट, तो यहाँ हो सकता है। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 153 की साफ साफ कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू बिकम द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, फिर से अटॉर्नी जनरल, सही है बात। The Attorney General shall receive such remuneration as Parliament may determine, as President may determine. Consider the following statement. The governor does not have the power to appoint a judge of a state high court. बिल्कुल सही बात है। स्टेट हाई कोर्ट की जज को अपॉइंट करने की पावर राष्ट्रपति पे होती है, लॉर्ड्स। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये गलत हो गया। इंटेग्रल पार्ट होता है, जैसे पार्लियामेंट का 2 हिस्सा तो है, लोकसभा राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट। उसी तरीके से गवर्नर बनता है किसी भी स्टेट असेंबली का या स्टेट लेजिस्लेचर का इंटेग्रल पार्ट। दूसरा गलत हो जाएगा बच्चा, दूसरा गलत। ऑल 4 सही नहीं है, 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर, ठीक है, ये गलत हो गया ये। अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। The function of the parliament is to provide for a cabinet, ठीक है। The membership of the cabinet restricted to the lower house, okay. The cabinet enjoy the confidence of the majority in the popular chamber of the house. अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अच्छा सबसे अच्छा इसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन रेफर करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे अच्छा तो ये वही करता है भाई। which is not true regarding the Parliament of India, ठीक है। The Constitution provide for the parliamentary form of government. The function of Parliament is provide for the cabinet. The membership of the cabinet restricted to the lower house. The cabinet is, अच्छा, the membership of the cabinet is restricted to the lower house, नहीं, कैबिनेट के मेंबर्स अपर हाउस राज्यसभा से भी हो सकते हैं भाई। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत हो गया। आफ्टर द रिजाइनिंग whose permission does the minister require to give statement in the Lok Sabha? Speaker. स्पीकर के परमिशन के बिना आप नहीं बोल सकते। कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमिटीज को मेंशन नहीं किया गया है। कैबिनेट कमिटीज आर सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, कैबिनेट कमिटी को प्राइम मिनिस्टर सेट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। अच्छा जी, if the prime minister is member of committee he may not necessarily be the chairman of the committee. अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कमेटी का मेंबर है, जरूरी नहीं कि उसका अध्यक्ष भी हो, गलत है। अगर पीएम किसी भी कमेटी का हिस्सा होता है भाई, तो हमेशा उसका चेयरमैन बनता है। पीएम किसी के नीचे के नहीं काम करेगा, पीएम सुप्रीम पे बैठेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी का सबसे हेड होगा वो, अगर उस कमेटी का हिस्सा है तो, अदरवाइज किसी और को बना देगा।
लेकिन अगर वो है उस कमेटी में तो उसका हेड हमेशा पीएम होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो गई जी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, गलत। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो होती है उसको चेयर बेसिकली पीएम नहीं करता, मैनेज करता है कैबिनेट सेक्रेटरी जो काम करता है पीएम के अंदर, बट इसको एक्चुअल में चेयर करता है होम मिनिस्टर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? द सॉलिसिटर जनरल इज गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, ये गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर है, वो तो अटॉर्नी जनरल है भाई। ये कैसे हो जाएगा? गलत हो गया स्टेटमेंट। बाकी फिर सही हो जाएंगे तीनों। पहला स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा? राज्यसभा से इनमें से कौन नहीं होता बेटा? राज्यसभा से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है उसमें भी होगा, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग से भी होगा, एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं देख लीजिएगा, सॉरी टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता एस्टिमेट कमेटी में। नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। सही बात? गलत है? गलत है वैसे तो ये बात। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट हमेशा इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं, पार्लियामेंट के, असेंबली के, यूनियन टेरिटरी के। परफेक्ट बात है। द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड, काउंसिल से कोई मेंबर नहीं आता। जाहिर सी बात है, आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक पता है, आपको पता है स्टेट में 2 हाउस है, असेंबली एंड काउंसिल, केवल 6 राज्यों पे काउंसिल है, तो काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो बात कह रहा है बिल्कुल सही है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल, ये सारे बात सही है, इनमें सही कौन सा नहीं है? अच्छा हाँ, तो पहले ही सही नहीं भाई। यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी, दे आर एलिजिबल टू बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज दे आर ईदर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। मिनिस्टर है तो क्या हुआ? हाँ, अगर नॉमिनेटेड है तो नहीं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट बाय द लॉ confer function and authority of authorities other than the president of India। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द, यहां तक बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, कंसिस्टिंग ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, कंसिस्टिंग ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। Which one of the following statement is not correct? All executive actions of the government, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही सी क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाई कोर्ट एक ट्रिकी वर्ड है, समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10%, 15% ऑफ द लोकसभा। ये गलत हो गया जी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट, ये भी सही है। तीसरा गलत हो गया बच्चा, बाकी सारे सही हैं। 15% का रूल 91st अमेंडमेंट। Which of the following is not a correct description to the union cabinet? It is a part of the parliament. यूनियन कैबिनेट का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इट रिमेन्स इन द पावर टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। कह रहा है एक इंसान जो पार्लियामेंट के बाहर का है उसे कभी भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया नहीं जा सकता। इस बात में दम भी है। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड। तो वही वाली बात हो गई ना बेटा, कैबिनेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना, वही 6 महीने में किसी न किसी सीट का हिस्सा बन जाओ। अगर आप पार्लियामेंट के बाहर के हो तब भी तो आप कैबिनेट का हिस्सा बन गए ना, 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा बनोगे, लेकिन पहले तो आप कैबिनेट का हिस्सा बन गए हो। तो यहाँ कैन नेवर बी गलत हो जाएगा, कैन बी अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द कैबिनेट। Which of the following statement pertaining to the president term of office not correct? The president hold office for the term of 5 year। impeachment से हटाए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये गलत हो गया जी। प्रेसिडेंट हमेशा अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, तीसरा गलत, बाकी पढ़ना नहीं मुझे।
Which one of the following regarding the ordinance making power of the governor? It is not a discretionary power. अच्छा जी, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है. The governor may withdraw the ordinance anytime. The ordinance power can be exercised when the ordinance power can be exercised when legislature is not in session. ठीक है. The aid and advice of the minister is not required for declaring the ordinance. ये गलत है भाई. अगर उसके डिस्क्रिप्शन का ये पावर नहीं है, जो कि बात सही है, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन ये तो नहीं था. गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में बहुत सी बातें बताई बट उसमें कहीं ऑर्डिनेंस की पावर नहीं बताई मैंने. अगर ये बात सही है तो ये इसको काउंटर कर दे रहा है. या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा. कह रहा है कि यहाँ पे मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर करने के लिए, और कह रहा है कि उसके डिस्क्रिप्शन भी नहीं है. अगर डिस्क्रिप्शन हो ही होगा तब ये बात सही होगी. वो डिस्क्रिप्शन है तब ये बात सही है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है तब ये वाली बात एक तरीके से गलत हो जाएगी. उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. ये तीसरा स्टेटमेंट चौथा गलत है. Which of the following statement about the ordinance of the governor is correct? It is a discretionary power. The governor himself is not competent. हाँ बिल्कुल उसे एडवाइस चाहिए होती है. The governor himself is not competent to withdraw the ordinance at any time. नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी बेटा. ये देखो ना, the governor may withdraw the ordinance any time. The government himself is not competent. He is competent. Which of the following statement duties of governor is or are correct? The duties of governor as the constitution head of a state do not become the subject to matter of debate in the parliament. बिल्कुल सही बात है. तभी तो इस पे कई सारी कमिटीज बैठी थी, सरकारिया कमिटी एंड ऑल, वेयर द गवर्नर टेक्स अ डिसीजन इंडिपेंडेंट of his council of minister or where he act as the chief executive of the state under the president rule, his actions are subjected to the scrutiny of the parliament. बिल्कुल सही बात है. जब वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट रूल में किसी स्टेट के लिए कोई फैसला लेगा तब उसके द्वारा लिए गए फैसले जो होंगे पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे, तब पार्लियामेंट उस पर जोर जबरदस्ती कर सकती है. लेकिन जब वो खुद के डिस्कशन से कोई पावर एज अ स्टेट हेड लेता है तो पार्लियामेंट उसमें इंटरवीन नहीं करती, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. द कमिटीज कोठारी, सतीश चंद्र, पीसी होता एंड उसके बाद प्रोफेसर वाई के अलग कमेटी. तो बेसिकली कोठारी कमीशन का संबंध है सिविल सर्विसेज से. सतीश चंद्र कमेटी का संबंध है वो है आपका मेडिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से. पीसी होता कमेटी जो है उसका संबंध है आपका एंट्रेंस एग्जाम इन सिविल सर्विसेज आफ्टर 12th क्लास. एंड उसके बाद जो प्रोफेसर अलग कमेटी है उनका है ऑब्जेक्टिव इन द मेथोडोलॉजी फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट. ये सारा सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ था. बेसिकली ये सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी था. द कॉलेज ऑफ द इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, कहीं भी इलेक्टेड दिख जाए बाहर निकाल देंगे. ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा. काउंसिल नहीं पार्टिसिपेट करती. 1 and 2. Which one of the following power has not been conferred to the president of India? कौन सी पावर प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है? Appoint the prime minister perfect to decide at his discretion at any question regarding disqualification of member of parliament. ये पावर लोकसभा स्पीकर की है, ये हमारे प्रेसिडेंट की पावर नहीं है किसी मेंबर को कैसे डिसाइड करना है. दूसरा खत्म कर देंगे बेटा. The governor of state may exercise discretionary power when he or she is not convinced by the advice of council of minister. ऐसा नहीं है. The constitution of India require him to act in his discretion in certain matter. ये बिल्कुल सही बात है. संविधान ने जिन मैटर्स पे बोला है उसी पे डिस्क्रिशनरी फैसले राज्यपाल ले सकता है. He or she appointed as the administrative of an adjoining union territory. हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है. So 2 and 3. Which of the following, फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में आ गया भाई. पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड. हाँ ठीक है. He she rights of audience only in the Supreme Court and High Court in India. नहीं भाई, हर जगह किसी भी कोर्ट में पहुंच सकता है वो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं. In relation to the power of the union government, the government of India may undertake legislative function of a territory. अच्छा स्टेटमेंट है. कह रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है, ध्यान समझना यहाँ पे. कह रहा है सरकार, भारत सरकार अगर चाहे तो किसी फॉरेन टेरिटरी को एग्रीमेंट से अपने रूल कर सकती है. किसी एग्रीमेंट, अगर हम भूटान को चाहें तो भूटान के लिए हम पॉलिसीज बना सकते हैं इफ वी हैव एग्रीमेंट विद द भूटानी गवर्नमेंट. बिल्कुल सही बात है.
The union government may not entrust a state government with the function over the matter where executive power of the union extend. कह रहा है केंद्र सरकार होगी वो कभी भी राज्य सरकार को कोई पावर नहीं देगी जब भी कोई मैटर जहां पे यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है, ठीक है. The union government may direct the state for the construction and maintenance of means and communication of military importance. The governor may, with consent of the government of India, entrust its officer with the function on the matter which falls within the executive power of the state. बिल्कुल सही बात है. ये वाली बात फिर गलत है. The union government may not entrust a state government with the function over the matter where executive power of the union extend. वो यही वाली बात दिख रही है आपको. भाई ये यूनियन गवर्नमेंट का काम है ना मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस के लिए काम करे, लेकिन उसने अपनी इस यूनियन गवर्नमेंट की पावर को स्टेट को ट्रांसफर किया ना, इस वाले केसेस में दिखाई दे रहा है. अगर ये सही है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा. इन दिस रिगार्ड बी विल नॉट बी अ सुटेबल आंसर बिकॉज दिस वी नो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरा ही गलत है बेटा, ठीक है जी, पढ़ लीजिएगा इसको ढंग से. अंडर द आर्टिकल 355, ये शुरुआत में पढ़ा था, पहला क्वेश्चन यही था आज का. ये 355 का मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन से, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, कॉलेज इलेक्ट कर रहा है जिसमें MP MLA सब आते हैं और इलेक्टेड भी आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट भी होते हैं. कह रहा है द मेंबर ऑफ द काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में ये तो फिर हो जाएगा भाई. ऑल इलेक्टेड MPs एंड MLAs ही इज इलेक्टेड. अच्छा, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. 1, 2 and 4. Which of the following are correct regarding the governor? गवर्नर पे इतने क्वेश्चन है. गवर्नर कैन एक्ट एज एन गवर्नर ऑफ वन मोर स्टेट, ठीक है. द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर. नहीं जी, अपने इच्छा से करता है वो. इट इज अ, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे आ गया. कॉन्स्टिट्यूशन सरकार का मतलब क्या? संवैधानिक सरकार का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट. बिल्कुल सही बात है. और वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जहां संविधान बेसिक अथॉरिटी है. बिल्कुल, दो तो इसमें है ही नहीं ना. 1 and 2 के साथ यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे. वेयर द मोनार्क इज हेड, गलत, रिपब्लिक हो जाता है. सबके वेयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, हाँ ये सही बात है. बट पर्टिकुलरली वे ऑन वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. हाँ, 1, 4 ऑप्शन नहीं है. सो 1, 2 ये 1 and 2 will be the right answer. So yes, this is what I have to share total. I guess I have discussed around 30 to 40 questions from the executive, including UPSC, CDS, NDA, not NDA, CAPF and the state PCS. That's all I want to give you today. See you in the next video. We will be discussing the legislature. So yep, see you there. Bye bye, take care and all the best. See you in the next one.